गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 10 सितंबर और आज हम देखेंगे 9 सितंबर के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इसमें आपको 9 और 10 दो दिन के करंट अफेयर वीडियो इसमें आपको शामिल करके दिया जा रहा है। ओके दोस्तों, हमने डिसाइड किया है अब हम इस वीडियो में अब जो हम हमेशा करते थे क्या स्टैटिक जीके और क्विज, वो अब हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग उस वीडियो को देख रहे हो बट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। उसमें आप मतलब जो हम पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे हो आप, और वीडियो आप लोग देख भी नहीं रहे हो। तो फिर मैंने सोचा है कि अब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे, और अगर आप इसमें रिस्पॉन्स अच्छा करोगे और अगर आप डिमांड करोगे तो फिर मैं फिर से पहले के जैसे स्टैटिक जीके और प्लस जो हमारा क्विज होता था वो हम डेली स्टार्ट कर देंगे फिर से। बट उसमें आप लोग अगर बोलोगे तो, अदरवाइज़ हम सिर्फ और सिर्फ डेली क्या देखेंगे, करंट अफेयर के ही प्रश्न। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा 21 डेज़ का चैलेंज है ये तो रेगुलर चलेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारा दिनचर्या एक अच्छे से बन जाएगा जो हमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सफल करने में मदद करेगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, टास्क दिया हुआ है ये 5, डेली आपको ये फॉलो करना है, खुद को नंबर देना है और जितना आपको नंबर मिल रहा है 5 में से वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो कई दिन से तो आपको पता है कि ये हमारा क्या प्रोसेस है। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर आप इसको देख लीजिए कि 21 डेज़ का चैलेंज है, आपको डेली ये टास्क फॉलो करना है। और जितना आपको अगर कोई नहीं फॉलो हो पा रहा है तो वो आप अपने आप को नंबर नहीं दोगे। ओके, खुद से ही नंबर आपको कमेंट करने हैं कि आज मुझे इतना नंबर मिला है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं डेली की तरह। आज का कोटेशन क्या है हमारी वीडियो में जो एक हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। देखिए दोस्तों, लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों की नज़र में मतलब बस अच्छा बनना चाहते हैं, इसलिए वो ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर अपनी एक्टिविटी अपनी सोच रखते हैं वो। मेरा ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर की जो पर्सनालिटी है वो बाहर नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए कभी भी किसी को फॉलो मत करो, ख़ास करके ब्लाइंडली तो बिल्कुल फॉलो मत करो कि अगर उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा सोचा है तो वो चीज़ सही है। ओके, आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए, अपनी एक अलग थिंकिंग बनाइए, आप सोचिए और आप अपना हर डेस्टिनी डिसाइड करिए खुद से ही, किसी को फॉलो मत करिए। ओके, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप जब किसी को फॉलो कर रहे हो और खुद से कर रहे हो तो आप जब खुद से करोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों सोच समझ के कोई भी डिसीजन लोगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ओके, चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का करंट अफेयर। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? कौन सा यूरोपीय देश है वो, ये आपको बताना है, जो 2 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल और टीवी स्क्रीन जो है वो देखने से मना किया है, रोक रहा है। सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सी, स्वीडन। स्वीडन के द्वारा ये चीज़ लगाया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वीडन न्यूज़ में है, तो स्वीडन की राजधानी कहाँ पे है? ये है स्टॉकहोम में। ओके, और इसका जो करेंसी है वो क्या है? ये है क्रोना। क्रोना ये है इसकी करेंसी स्वीडन की, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। अभी न्यूज़ में है तो ये चीज़ आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। इसी के द्वारा 2 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने पे रोक लगाई गई है, इम्पॉर्टेंट है। आगे चलिए, अगला क्या है प्रश्न। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 9 सितंबर से भारत दौरे पर है, वह कहाँ के क्राउन प्रिंस हैं? ओके, आपको बताना है ये नाम। इनको आप अगर नहीं जानते हो तो सर्च करिएगा, जानेगा इनके बारे में। ये भारत दौरे पे आए हुए हैं अभी, तो ये किस देश के क्राउन प्रिंस है ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है आबू धाबी। कहाँ पे है? आबू धाबी में। कहाँ पे? यानी कि यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ये वहाँ के हैं क्या? क्राउन प्रिंस। कौन? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूएई, यूएई अगर न्यूज़ में है तो यूएई की राजधानी देखिए कहाँ पे है। और ये देखिए यूएई, देखिए यूएई, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी, यही है। ओके, और इसकी करेंसी क्या है? तो ये है दिरहम। क्या है? दिरहम है।
अबू धाबी की यानी कि यूएई की करेंसी। ओके, और यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। तो वहीं के प्रिंस है ये। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के दौरे पे है ये। किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है? ओके, इंपॉर्टेंट है, बताना है आपको कि किस राज्य के द्वारा जो एनआरसी है उसकी रसीद संख्या जरूरी बना दिया है। किसके लिए? आधार कार्ड के लिए। सामने आपकी ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है बी, असम। असम राज्य के द्वारा ये चीज़ लागू किया गया है कि अगर आपको आधार बनवाना है तो आपको मतलब एनआरसी की जो रसीद संख्या है वो जरूरी बताना है। ओके, इंपॉर्टेंट है असम। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में देखी गई बी पाम रेजिमेन किस बीमारी से संबंधित है? कौन सी? बी पाम रेजिमेन, बताना है आपको किस बीमारी से संबंधित है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन सा इसमें से सही है? सही है टीबी। किसके लिए है? टीबी के लिए है। इसका टीबी को भी बोलते हैं क्या? तपेदिक। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि बी पाम रेजिमेन किससे संबंधित है? ये है टीबी की बीमारी से संबंधित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? ओके, इस अभी न्यूज़ में है तो इम्पोर्टेंट है, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो बताना है, सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे है ये? है दोस्तों डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में है। ओके, ये दोस्तों दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दुनिया का पहला। और इसका इसका काम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब इसके द्वारा हर साल यानी कि हर साल 2 मिलियन 2 मिलियन टन जो है कार्बन उत्सर्जन को ये कम करेगा। ओके, और हर साल जो है ये 40 टेराबाइट घंटे बिजली उत्पादन करेगा। ये क्या? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये कहाँ पे हमें पता होना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात में है, यूएई में है। ओके, इम्पोर्टेंट है। 2012 से बनना शुरू हुआ था, 2020 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ था और अभी ये न्यूज़ में है। ओके, इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है ये? ये है संयुक्त अरब अमीरात में। इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टायनेसिस और ग्लोबोबा जनाकिया क्या है? बताना है आपको। ऐसे कोई भी वर्ड जो न्यूज़ में होते हैं वो हमारे एग्जाम में बार बार आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ग्लोबा टायनेसिस और ग्लोबोबा जनाकिया क्या है? ये सामने आपके ऑप्शन है, तो इसमें सही उत्तर क्या है? बी, अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियां हैं। कौन? ग्लोबा टायनेसिस और ग्लोबोबा जनाकिया। इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे पाई गई हैं? ये पाई गई हैं दोस्तों मेघालय में। कहाँ पे पाई गई हैं? मेघालय में अदरक परिवार की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ओके, कौन? मोइन अली। बताना है आपको कि अभी ये इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, तो किस देश के खिलाड़ी हैं ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है सी, इंग्लैंड के। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोइन अली कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ये अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट है। ये हमारे देश में जो आईपीएल होता है उसमें ये सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग की टीम से भी खेलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल मजीद तिम्बोने विजयी घोषित किया गया है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं ये बनेंगे, ये बताना है आपको। क्या? अब्देल मजीद तिम्बोने। ओके, सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? अल्जीरिया। कहाँ के हैं? अल्जीरिया के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब्देल मजीद तिम्बोने। जो भी हमारे एग्ज़ाम के आसपास नए नए अपॉइंटमेंट होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं, तो ध्यान रखना है कि अब्देल मजीद तिम्बोने अभी विजयी हुए हैं, तो वो किस देश के राष्ट्रपति बनेंगे आपको बताना है, तो वो है अल्जीरिया की। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नामित किया है? कौन वित्त सचिव? इंपॉर्टेंट है, वित्त सचिव। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसको बनाया गया है वित्त सचिव? तो वो बने हैं ए, तुहिन कांत पांडे जी। कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे जी। ये दोस्तों ये हैं 1987 बैच के क्या है? आईएएस है। ओके,
तो इनको बनाया गया है क्या, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे। ये किनका स्थान लेंगे, ये स्थान लेंगे टीवी सोमनाथन जी का। टीवी सोमनाथन जी के स्थान पे ये आए हैं तुहिन कांत पांडे, यानी कि वित्त सचिव बने हैं ये। 1987 वर्ष के आईएएस है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में कहाँ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। यानी कि आपको बताना है कि सैनिक स्कूल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी के द्वारा कहाँ पे किया गया है, यूपी में। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है, सी, गोरखपुर में। गोरखपुर में ये उद्घाटन हुआ है सैनिक स्कूल का। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, आगे क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ और किस मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन की प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, बताना है आपको यूनिसेफ ने किस मंत्रालय के साथ वो साइन किया है, किस चीज़ के लिए, सामाजिक परिवर्तन की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए। सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से, बी, पंचायती राज मंत्रालय। किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय न्यूज़ में है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पंचायत के बारे में हमारे उसमें संविधान में क्या क्या प्रावधान है। देखिए दोस्तों, पंचायत हमारे संविधान में पार्ट 9 में है। ओके, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, वो है 243 से लेकर के 243 ओ तक का आर्टिकल में पंचायत के बारे में बताया गया है। और ये तो हो गया पार्ट। ओके, अब अनुसूची भी है एक इससे रिलेटेड। कौन सी है वो, 11वीं नंबर की अनुसूची है जो पंचायत से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि 29 विषय है। ओके, कितना विषय है, 29। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है। और जब आप आओगे अपने डीपीएसपी में, तो वहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40, जो कि बात करता है पंचायत का। ओके, तो ये था, ये पंचायत हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 73वां जो हुआ था संशोधन 1992 में, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था हमारे संविधान में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, और इसी के साथ साथ आप देख लीजिए नगर पालिका का भी, जब पंचायत की बात हो रही है तो नगर पालिका का भी हो जाए। नगर पालिका किस में है, तो ये है दोस्तों पार्ट किस में, 9 में ये भी है, बट 9B में है, ये इम्पोर्टेंट है। और 243 ओ पे जहाँ पे ये समाप्त हुआ है, तो पी से ये शुरू हो गया है और ये कहाँ तक गया है, 243 ZG। ओके, तो ये है नगर पालिका के बारे में। और कौन सी अनुसूची में है, तो ये है दोस्तों 12वीं अनुसूची में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमने देखा था पंचायत किस में बना था, कौन से संशोधन से, 73वां, और ये 74वां 1992 में। ओके, तो बेसिक सी जानकारी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कितने मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। कौन कर रहा है ये, भारतीय स्टेट बैंक का। मतलब इस छात्रवृत्ति का नाम क्या है, आशा छात्रवृत्ति। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि आशा छात्रवृत्ति किसके द्वारा वो शुरू किया गया है, तो भारतीय स्टेट बैंक। ओके, तो यहाँ पे बताना है आपको कि कितने मेधावी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति दिया जाएगा। सामने आपके ऑप्शन है, तो कितने हैं, 10,000, डी, 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। आशा छात्रवृत्ति भारतीय स्टेट बैंक का जो फाउंडेशन है उसके द्वारा। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। ओके, यानी कि कौन सा राज्य है जिसने अपना खुद का साइबर सुरक्षा नीति 2.0 शुरू करने जा रहा है, तो सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है, डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा अपना खुद का साइबर सुरक्षा नीति 2.0 शुरू किया जाएगा। ओके, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे पहले से भी एक सुरक्षा नीति थी, साइबर सुरक्षा नीति 2020 में बनाई गई थी, तो उसका स्थान लेगा ये अब साइबर सुरक्षा नीति 2.0। ओके, आगे बढ़िए। अगला क्या है, भारत में कौन सा राज्य पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण का स्थल होगा। किसकी बात कर रहा है, पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण का स्थल। सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से, सही उत्तर है डी, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या होगा, राज्य, इस राज्य में मतलब पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण का मतलब वहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं
एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? किसकी बात हो रही है? एशियाई ओलंपिक परिषद की। ओके, यानी कि यहाँ पे देखिए OCA। ओके, OCA यानी कि OCA के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है दोस्तों ए, रणधीर सिंह जी। इनको बनाया गया है एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष। पहले भारतीय हैं ये, इम्पोर्टेंट है। ओके, रणधीर सिंह। ये इनका संबंध किस गेम से है? ये दोस्तों निशानेबाज। निशानेबाज ये किस टाइम में, मतलब ये अब सोचिए अभी बनाए गए अध्यक्ष, तो ये बहुत ही पुराने प्लेयर हैं। ये 1984 से 1994 के बीच में ये यहाँ पे ओलंपिक में शामिल होते थे। ये किसमें? निशानेबाज गेम में। तो इन्हें बनाया गया है OCA यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष। पहले भारतीय हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जब ये चीज़ न्यूज़ में आ गया है, तो एशियाई ओलंपिक परिषद कहाँ पे हेडक्वार्टर, कहाँ पे इसका गठन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1982 में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कहाँ पे हुआ था? अपने इंडिया में हुआ था इसका गठन। बट प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है कुवैत में। कहाँ पे है? कुवैत में इसका हेडक्वार्टर एशियाई ओलंपिक परिषद का। बट इसका जो स्थापना हुआ था 1982 में, तो वो भारत में ही हुआ था। ओके, न्यू दिल्ली में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इनको जो बनाया गया है रणधीर सिंह जी को, इनका जो टाइमलाइन होगा, कार्यकाल होगा, 2024 से 2028 तक का होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रणधीर सिंह, आगे देखिए। US ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ओके, US ओपन 2024 का ये क्या है दोस्तों? ये बैडमिंटन का चैंपियनशिप वो गेम है, बैडमिंटन का। ओके, बैडमिंटन। तो आपको बताना है कि 2024 का US ओपन किसने जीता है। सामने आपके ऑप्शन है। सही कौन इसमें से? सही है दोस्तों सी, आर्यना सबालेंका। कौन जीता है? आर्यना सबालेंका। किनको पराजित करके? जेसिका पेगुला को। इनको पराजित करके आर्यना ने जीता है क्या? US ओपन। ओके, कहाँ की है ये है दोस्तों बेलारूस की। और ये जेसिका पेगुला जिसको ये हराई है, ये USA की हैं। तो इनको बीट करके आर्यना ने जीता है क्या? US ओपन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो ये तो US ओपन हो गया, इससे पहले अभी जनवरी में इसी साल जनवरी में हुआ था क्या? ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसे भी इन्हीं के द्वारा जीता गया है। तो इम्पोर्टेंट है, एक साल में दो ये खिताब जीती हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और दूसरा US ओपन। तो इसलिए हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, इनका कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आर्यना सबालेंका। ये भी पूछ सकता है कि किस देश से हैं, तो वो है बेलारूस से। ओके, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेनिस प्लेयर है ये। आगे देखिए, अगला क्या है? मिशेल बर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? बताना है आपको मिशेल बर्नियर जी के बारे में। सामने आपके ऑप्शन है। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने अभी हाल ही में? तो ये बने हैं दोस्तों डी, फ्रांस के बने हैं। कहाँ के? फ्रांस के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रांस की राजधानी पेरिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेरिस। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? ये दोस्तों हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते हैं? अभी पेरिस में जो पैरालंपिक हो रहा था 2024 का, वो समाप्त हो गया है। तो ये पूछ रहा है कि भारत ने उसमें कितने मेडल जीते हैं। सामने आपके ऑप्शन है। तो कितने मेडल जीते हैं वो? सी, 29। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे एग्जाम में ये कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई देगा, तो याद रखिएगा 29 मेडल। ओके, ध्यान रखिए। तो अब जब ये पेरिस जो पैरालंपिक है समाप्त हो गया, तो हम इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये जो पेरिस का जो पैरालंपिक हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त को, और ये समाप्त कब हुआ है? 8 सितंबर को। ओके, ये तो देख लिया आप। इसमें हमारे देश से टोटल 84 प्लेयर ने भाग लिया था। ओके, 84। इसमें टोटल 32 जो क्या थी?
फीमेल थी 84 में। ओके, और ये जो 84 प्लेयर थे ये टोटल मिला करके 12 गेम्स में भाग लिए। तो ये तो हो गया बेसिक सा। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैरालंपिक है उसमें भारत के द्वारा सबसे पहली बार कब उसमें शामिल हो करके उसको खेला गया था सबसे पहली बार। तो वो खेला गया था 1968 में। यानी कि जो पैरालंपिक है उसमें भारत के द्वारा पहली बार 1968 में पार्टिसिपेट किया गया था। ओके, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, टोटल जो पदक इस बार मिला है भारत को कितना मिला है? 29। उसमें जो है 7 गोल्ड है यानी कि स्वर्ण। उसके बाद 9 क्या है? सिल्वर है यानी कि रजत। और 13 क्या है? ब्रोंज यानी कि कांस्य। तो 29 टोटल मेडल है। ये हो गया टोटल मेडल यानी कि 29 के बाद भारत की रैंकिंग इतनी बनी तो वो बनी 18वें नंबर पे। यानी कि 29 मेडल के साथ भारत हम जो हमारा देश है वो 18वें नंबर पे रहा रैंकिंग में। ओके, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, तो पहले पे कौन रहा, दूसरे पे कौन रहा और तीसरे पे कौन रहा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले पे नो डाउट चीन, दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे पे चला गया है क्या? यूएसए। ओके, चीन का टोटल कितना मेडल है? 184। ग्रेट ब्रिटेन का टोटल है 98 और यूएसए का टोटल 85। देख रहे हैं कितना डिफरेंस है? जस्ट अनबिलीवेबल। ओके, तो इसमें भारत का कितना है? टोटल 29 है। याद रखिएगा, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज। ओके, देखिए ये तो हो गया। अब इसमें जो इवेंट हुआ इसमें कुछ कुछ हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देख लीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि कौन सी वो पहली महिला है जो 2 गोल्ड मेडल जीती हैं, वो मतलब किसमें? पैरालंपिक में। ओलंपिक की बात नहीं हो रही है, पैरालंपिक की बात हो रही है कि 2 गोल्ड मेडल जीती हैं। तो इम्पोर्टेंट है कौन जीती हैं वो जीती हैं दोस्तों अवनी लेखरा जी। ओके, तो इनका संबंध किस गेम से ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका संबंध किससे है? शूटिंग से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अवनी लेखरा जी मतलब फर्स्ट इंडियन वुमन है जो 2 गोल्ड मेडल जीती हैं पैरालंपिक में। ओके, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से हमारे में कि कौन सा वो पहला खिलाड़ी है जो 3 मेडल पैरालंपिक में जीत चुका है। 3 मेडल मतलब देखिए, एक बार जब हुआ तो उसमें उसने जीता गोल्ड, दूसरी बार जब हुआ पैरालंपिक उसमें जीता सिल्वर, और जब तीसरी बार हुआ तो उसमें जीता ब्रोंज। यानी कि देखिए यहाँ पे पैरालंपिक उसमें गोल्ड जीता था। उसके बाद जब दूसरा हुआ कहाँ पे? टोक्यो में, तो वहाँ पे सिल्वर। और जब अभी पेरिस में हुआ है तो यहाँ पे क्या जीता है? ब्रोंज। तो ऐसे वो कौन से खिलाड़ी हैं जो तीनों मेडल यानी कि लगातार एक बार गोल्ड, एक बार सिल्वर, एक बार ब्रोंज जीते हैं? तो ऐसे वो पहले खिलाड़ी कौन है? तो वो है, यहाँ पे लिख के बताते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं तो ध्यान रखना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है हमें। तो वो कौन है? तो वो है मरियप्पन जी, मरियप्पन टी। ओके, कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। किस गेम से हैं ये हैं दोस्तों हाई जंप। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे एग्जाम में कि पेरिस ओलंपिक में सबसे अधिक उम्र के कौन से खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि सबसे उम्र के खिलाड़ी वो कौन है, उम्र दराज। तो वो है धर्मवीर जी। धर्मवीर जी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो इम्पोर्टेंट है किस गेम में? तो वो है क्लब थ्रोइंग। ये कितने साल के हैं? ये है दोस्तों, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ये है 35 साल के। 35 साल के यानी कि ये पैरालंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले धर्मवीर जी, जो कि किस गेम से हैं? क्लब थ्रोइंग से। ओके, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब लास्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है यहाँ पे? ये तो हमने देख लिया उम्र दराज। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे कम उम्र में। ओके, तो सबसे कम उम्र में कौन जीता है मेडल वहाँ पे? शीतल देवी जी। कितनी एज में? 17। ओके, क्या जीती हैं ये? ब्रोंज।
सबसे कम एज में 17 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं ये पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी जी। ओके, तो कौन सा गेम है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका संबंध है तीरंदाजी से, आर्चरी से। ओके, तो ये हमने देख लिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे पेरिस पैरालंपिक जो हुए 2024 में उसके प्रश्न। ओके, ये वीडियो को हम यहाँ पे अब समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए जो भी आपका रिव्यू हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते हुए अपने एग्ज़ाम के जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।